हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान की जीवंतता और निरंतरता के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। सामान्य अवधारणा के अनुसार संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का संचित प्रतिबिंब होता है। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि समय के साथ साथ यह निरंतर विकसित होता रहता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में संविधान के निर्माण का श्रेय मुख्यतः संविधान सभा को दिया जाता है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। वर्ष 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद और 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वस्तुतः मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित देना है। यह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कार्य करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता को भी इसकी एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण भारत में किसी एक धर्म को कोई विशेष मान्यता नहीं दी गई है। विदित हो कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान की व्याख्या अथवा अर्थ विवेचन से जुड़ा हुआ है। नियमों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता या अर्थ विवेचन करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का कस्टोडियन कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली के अर्थ एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम कथन प्रस्तुत कर सकता है। संविधान के अभाव में सामाजिक विनियमन की पहली परिकल्पना थॉमस हॉब्स द्वारा सामाजिक समझौते के सिद्धांत में की गई, जिसको मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था, जहाँ मनुष्य को 2 ही अधिकार प्राप्त हैं। पहला अपने जीवन की रक्षा का अधिकार तथा दूसरा अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार, की परिस्थितियों से बेहतर सामाजिक प्रगति के क्रम में देखा गया। प्राकृतिक अवस्था की परिस्थितियों में समाज में व्यापक स्तर पर अव्यवस्था व्याप्त थी, क्योंकि मनुष्य स्वयं की रक्षा के नाम पर किसी दूसरे के अधिकारों का क्षण भर में ही हनन कर देता था। प्राकृतिक अवस्था की स्थिति शक्ति ही सत्य है पर आधारित थी, अतः ऐसे लोगों को हमेशा अपने प्राण, अधिकार एवं संपत्ति छिन जाने का खतरा रहता था। अतः लोगों ने सामूहिक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक की बेहतर एवं समन्वय व्यवस्था के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर सहमति व्यक्त की, जिसमें सभी लोगों द्वारा एक दूसरे के अधिकारों के सम्मान की व्यवस्था स्थापित की गई।
संवैधानिक व्याख्या और उसका महत्व है। संवैधानिक व्याख्या का अभिप्राय संविधान के अर्थ या अनुप्रयोग से संबंधित विवादों को हल करने के प्रयास के रूप में संविधान के विभिन्न प्रावधानों की विवेचना करने से है, ताकि प्रावधानों के दायरे को विस्तृत किया जा सके। जाहिर है कि संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वह एक गतिशील दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ विकसित और बदलता रहता है। संसद द्वारा जिन कानूनों को पारित किया जाता है उन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है और उतनी ही आसानी से उन्हें निरस्त भी किया जा सकता है, जबकि संविधान की प्रकृति कानून से अलग होती है। संविधान का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है और उसे निरस्त करना अपेक्षाकृत काफ़ी कठिन होता है। इसीलिए मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार इसकी व्याख्या की जानी आवश्यक होती है। भारत में संवैधानिक व्याख्या का विकास, इसके कुछ चरण हैं, उन चरणों के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसका पहला चरण है पाठवादी दृष्टिकोण। अपने शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच अपनाया, जो कि संविधान में उल्लिखित शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर केंद्रित था। उदाहरण के लिए वर्ष 1950 में A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की व्याख्या की थी, जो कि इस संदर्भ में शुरुआती मामला था। इस मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने दावा किया कि निवारक निरोध कानून अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार के साथ असंगत था, मतलब इसके साथ मेल नहीं खाता था। अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध कानून की वैधता को बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि उक्त सभी अनुच्छेद 19, 21, 22 पूर्णतः अलग विषय वस्तु से संबंधित हैं और इन्हें एक साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। संवैधानिक व्याख्या के पहले चरण में संविधान से संबंधित सबसे विवादास्पद प्रश्न यह था कि क्या संविधान विशेष रूप से मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने पाठवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए निष्कर्ष दिया कि संसद की शक्तियों पर इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है। दूसरा चरण आता है संरचनावादी दृष्टिकोण। दूसरे चरण में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या के अन्य तरीकों की खोज शुरू की और धीरे धीरे संवैधानिक व्याख्या हेतु शाब्दिक अर्थ पर केंद्रित पाठवादी दृष्टिकोण का स्थान संविधान की समग्र संरचना और सुसंगतता पर केंद्रित संरचनावादी दृष्टिकोण ने ले लिया। वर्ष 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति के तहत संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात वर्ष 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत सरकार बाद में वर्ष 1950 के A.K. गोपालन मामले के अपने फैसले को ही खारिज कर दिया। इस मामले में जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 को और अधिक व्यापक रूप दिया गया तथा स्वच्छ हवा, शीघ्र विचारण और मुफ्त कानूनी सहायता जैसे अधिकारों को भी इसमें शामिल किया गया। तीसरा चरण परिणाम उन्मुख व्याख्या। संवैधानिक व्याख्या के तीसरे चरण में सर्वोच्च न्यायालय का व्याख्यात्मक दर्शन अधिक परिणाम उन्मुख हो गया, जिसका उद्देश्य परिणाम की तरफ था, और सर्वोच्च न्यायालय ने बाद से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहनता से विचार करने के अपने दायित्व की पूर्णतः उपेक्षा की। इसका मुख्य कारण यह था कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी शुरुआत 8 न्यायाधीशों के साथ हुई थी, में अब 31 न्यायाधीश हो गए थे और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के कारण मात्र 2-3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाने लगा, जिससे न्यायाधीशों के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे। चौथा चरण और अंतिम चरण सामाजिक क्रांति और परिवर्तन। मौजूदा दौर संवैधानिक व्याख्या के विकास का चौथा चरण है। विदित हो कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई फैसले सुनाए हैं जिनमें व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देकर सामाजिक परिवर्तन के युग की शुरुआत की है।
बीते वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोकने वाले प्रतिबंध को हटाते हुए कहा था कि भक्ति में लिंगभेद नहीं हो सकता। अगले डिसीजन में वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। एक अन्य फैसले के पुट्टास्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार की एक नए तरीके से व्याख्या की। थैंक यू।